जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल सौरभ सिविल एकेडमी पर 29 मई 2026 की करंट अफेयर्स की क्लास में। आपको पता है कि ये जो करंट अफेयर्स की क्लासेस है ये यूपीएससी, यूपीपीएससी और सभी स्टेट पीसीएस के लिए क्या क्या है, मतलब बहुत ही फ़ायदेमंद है। पहली चीज़, कोई भी वनडे में एग्ज़ाम हो उसके लिए भी एप्लीकेबल है ये क्लास आपकी। और ये आपको बाइलिंगुअल क्लास मिलती है पहली बात तो, प्लस आपको 30 MCQ, ठीक, मतलब 10 करंट अफेयर्स है इसमें। और उसके बाद 30 MCQ पर टॉपिक, 3 MCQ, मतलब जो भी आपकी एक टॉपिक है करंट अफेयर्स की उसमें 3 MCQ आपको मिलेंगे, ठीक है। और जो MCQ है वो लीनियर है, मतलब वन लाइनर MCQ है, प्लस उसमें आपके स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन भी हैं, प्लस उसमें आपके असर्शन रीजन मतलब अभिकथन और कारक के भी क्वेश्चन हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मोड में अवेलेबल है ये, ठीक है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जिस भी विद्यार्थी को अगर एक साल की भी करंट अफेयर्स चाहिए होगी तो हमारे चैनल में PDF फॉर्मेट में अवेलेबल है, उसको मिल जाएगी पूरी एक साल की करंट अफेयर्स, कंटिन्यूअस, नो गैप, ठीक है। आप इस चैनल में जाके टेलीग्राम चैनल @सौरभ सिविल एकेडमी पर, सौरभ सिविल एकेडमी पे जाके आप इसके करंट अफेयर्स की PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक मार्केट साइज रैंकिंग 2026। अभी अभी क्या हुआ है कि एक कंपनी है जो ब्लूमबर्ग कंपनी ने एक डेटा जारी किया है जिसमें क्या है कि ग्लोबल स्टॉक मार्केटिंग रैंकिंग, मतलब कि जो भी विश्व की कंपनियां हैं उनकी वैश्विक शेयर बाजार में क्या रैंकिंग है, मतलब वैश्विक बाजार पूंजीकरण मार्केट में जो है देश की क्या रैंकिंग है शेयर मार्केट में, तो जारी की गई है। इसमें क्या है कि यूएसए जो है कंटिन्यूस टू लीड द सिग्निफिकेंटली वर्ल्ड लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट, मतलब कि दुनिया के सबसे बड़े शेयर बाजार के रूप में यूएसए अभी भी शीर्ष में बना हुआ है। अच्छा, और ग्लोबल रैंकिंग और देखें क्या क्या ग्लोबल रैंकिंग आई, तो इस प्रकार यूएसए फर्स्ट है, चाइना सेकंड है, थर्ड जापान है, हांगकांग फोर्थ है, फिफ्थ ताइवान है और सिक्स्थ भारत है। इसमें देखने वाली बात यह है कि इंडिया जो है, पहले फॉर्मली इंडिया वाज इन फिफ्थ पोजीशन, मतलब इसके पहले इंडिया क्या था, फिफ्थ पोजीशन पे था। लेकिन ताइवान ने इंडिया को पछाड़ के फिफ्थ पोजीशन पे ताइवान आ गया है और भारत जो है छठवीं पोजीशन पे आ गया है। भारत का मार्केट कैप कितना है, मतलब मार्केट कैप से कितना है शेयर मार्केट में, $4.92 ट्रिलियन, मतलब जो भारत का है $4.92 ट्रिलियन है और ताइवान का $4.95 ट्रिलियन है। तो इसी वजह से ताइवान ने भारत को पछाड़ के फिफ्थ नंबर पे आ गया है और भारत जो है छठवें स्थान पर घसक गया है, ठीक है। अच्छा, इसका रीज़न क्या हो सकता है, मतलब इंडिया जो सिक्स पोजीशन पे आ गया, इसका रीजन क्या हो सकता है। तो देखिए, इसका रीजन ये हो सकता है कि सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में ताइवान जो है नंबर वन है। इन सेमीकंडक्टर में ताइवान क्या है, नंबर वन है। प्लस एआई चल रहा है, जितने भी आपकी बैटरी अप्लाइंसेस चल रही है, ईवी वगैरह चल रही हैं, ठीक है, सब में मैक्सिमम सेमी कंडक्टर का ही यूज है एआई के समय। तो इसी वजह से ताइवान की ग्रोथ बहुत तेज़ी से हुई है और ताइवान की जो मार्केट कैप है 4.9 हो गया, 95 हो गया है। और ये इंडिया को लैग कर दिया है, मतलब पिछाड़ दिया है, और ताइवान फिफ्थ पे आ गया, इंडिया सिक्स पे आ गया है, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले वन लाइनर क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग डेटा विच कंट्री हैज सरप्राइज इंडिया टू बिकम द फिफ्थ लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट इन द वर्ल्ड। हाल ही में ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश भारत को पीछे छोड़कर दुनिया का पांचवा सबसे शेयर बाजार बन गया है, ताइवान, ठीक है ना। देखिए, आपको जो इसमें करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मिल रहे हैं, पहली बात तो बाइलिंगुअल है, ठीक। सेकंड चीज़ कि ये तीनों फॉर्मेट में है, लीनियर, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज, तो ऐसा आपको जनरली यूट्यूब में बहुत कम मिलेगा, ठीक है, ठीक है ना। देखिए नीचे आपको एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा, इसको आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ग्लोबल स्टॉक मार्केट रैंकिंग 2026। कह रहा है द यूएस मेंटेन द लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट कैप ग्लोबली। कह रहा है विश्व शेयर बाजार रैंकिंग संदर्भ में विचार करिए, संयुक्त राज्य अमेरिका वैश्विक स्तर पर सबसे बड़ा शेयर बाजार पूंजीकरण बनाए हुए है। मतलब पहला क्या कर रहा है, यूएसए अभी तक अपनी पोजीशन बनाया हुआ है। सेकंड क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग इंडिया पोजीशन है तो फोर्थ लार्जेस्ट इक्विटी मार्केट, ना ना ना, भारत की पोजीशन क्या है, क्या कर रहा है, ब्लूमबर्ग के आंकड़ों के अनुसार भारत हांगकांग से ठीक आगे चौथे सबसे बड़े इक्विटी बाजार में, नहीं, गलत जवाब। भारत किस स्थान पे है, भारत जो है छठवें स्थान पे पहुंच गया है कि नहीं, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो गया। पहला सही हो गया, पूछा कौन सा करेक्ट है, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है आपका, करेक्ट है, ठीक है ना। अभी कथन कारक के क्वेश्चन, कथन कारक, ताइवान हैज ओवरटेकन इंडिया टू सिक्योर द फिफ्थ पोजीशन इन ग्लोबल स्टॉक मार्केट कैपिटलाइजेशन रैंकिंग। ताइवान ने वैश्विक शेयर बाजार
पूंजीकरण रैंकिंग में ताइवान भारत को पीछे छोड़कर 5वें स्थान पर आ गया। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, रैपिड एक्सपेंशन इन टेक्नोलॉजी एंड सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन एंड फंडामेंटली बूस्टेड ताइवान इक्विटी वैल्यूएशन। प्रौद्योगिकी और सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखलाओं में तीव्र विस्तार ने ताइवान की इक्विटी मूल्यांकन को मौलिक रूप से बढ़ावा दिया। देखिए बिल्कुल सही एक्सप्लेनेशन है इसका। मतलब कि ताइवान फिफ्थ पोजीशन में क्यों आ गया? ताइवान फिफ्थ पोजीशन में इसलिए आ गया क्योंकि उसने टेक्नोलॉजी और सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में अपने आप को क्या बूस्ट किया था। देखिए ए और आर दोनों सही, आर सही व्याख्या है, मतलब ए आर दोनों दो सही, और उसका क्या है सही एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है ना। चलिए, सेक्रेट बुद्ध रैलिक सेंट टू मंगोलिया, पवित्र बुद्ध अवशेष मंगोलिया भेजे गए। अभी अभी हाल ही में क्या हुआ है कि भगवान बुद्ध के जो क्या कहते हैं डेसिपल्स थे, इनके जो दो डेसिपल थे मोगलिया, दो इनके डेसिपल जो थे इनके शिष्य सारिपुत्र और मुगलायन, महात्मा बुद्ध जी के जो दो शिष्य थे मुगलायन और क्या कहते हैं सारिपुत्र, और इनके जो अवशेष है ये कहाँ पर हैं? इनके अवशेष जो है सांची स्तूप पर है। इनके जो अवशेष है वो किस पे है? सांची स्तूप पर है। तो अभी अभी भारत की तरफ से सांची स्तूप पे जो सारिपुत्र और मुगलायन के अवशेष हैं इनको कहाँ पर भेजा गया? मंगोलिया में भेजा गया। कहाँ पर भेजा गया है? मंगोलिया में उलन बटोर में भेजा गया है। ठीक है, क्यों भेजा गया है? क्योंकि 31 मई को एक एग्जीबिशन स्टार्ट हो रहा है, ये पब्लिक एग्जीबिशन सार्वजनिक प्रदर्शनी लग रही है। ठीक है, कहाँ पर लग रही है? मंगोलिया के राजधानी, ये मंगोलिया कैपिटल उलन बटोर, तो मंगोलिया की कैपिटल उलन बटोर में एक सार्वजनिक प्रदर्शनी लग रही है जिसमें बुद्ध भगवान के दो शिष्य हैं मुग्धायन और सारिपुत्र, इनके अवशेष जो है भेजे गए हैं 31 मई को मंगोलिया कैपिटल उलन बटोर में। ठीक, ये आपको देखिए करंट हो गया। अगर हिस्टोरिकल एस्पेक्ट लेंगे तो सांची स्तूप क्या है? ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश में, जो कि 35 किलोमीटर है भोपाल से। मतलब इसकी दूरी भोपाल से कितनी है? 35 किलोमीटर दूरी है भोपाल से, 35 या लगभग 45 किलोमीटर दूरी है भोपाल से इसकी। इसको महान सम्राट अशोक ने बनवाया था, 3rd सेंचुरी BC में बनवाया था। और इस समय ये मतलब कि जो सांची स्तूप साइट है ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है। मतलब ये सांची एक विश्व धरोहर साइट है। और आप अगर 200 रुपये के नोट को देखे होंगे तो 200 रुपये के नोट में जो चित्र बना है पीछे साइड महात्मा गांधी, एक साइड गांधी जी की फोटो बनी हुई है, दूसरी साइड 200 रुपये के नोट में जो फोटो बनी है वो सांची स्तूप की ही बनी हुई है। ठीक है, देखिए तो यही चीज़ है। देखिए आपने ये क्या जाना कि एक तो ये यूनेस्को हेरिटेज साइट है, ये 200 रुपये के नोट के पीछे है। ठीक है, रायसेन डिस्ट्रिक्ट पे है, ये इसका स्टैटिक हो गया। प्लस ये क्या है कि ये तो आपका इसका ये आपका करंट पोर्शन हो गया। तो करंट प्लस स्टैटिक, ये कोई भी करंट इसके वन लाइनर नहीं है। और ये आपको मैं चैलेंज साथ कहता हूँ कि आपको कोई भी मैगजीन ज़रूरत नहीं है। योर चैनल इज बिकम योर वन ऑफ द बेस्ट मैगजीन। क्वेश्चन करते हैं वन लाइनर क्वेश्चन। द सैक्रेड रिलिक्स विच प्रोमिनेंट डेसिपल्स ऑफ बुद्धा केप्ट एट सांची व सेंट्री सेंटर मंगोलिया फॉर पब्लिक एग्जीबिशन। किसके? सारिपुत्र मुग्धायन। सांची स्तूप में रखे गए भगवान बुद्ध के किन प्रमुख शिष्यों के पवित्र अवशेषों को हाल ही में सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए मंगोलिया भेजा गया है? सारिपुत्र मुगलायन। देखिए वन लाइनर क्वेश्चन ऐसे आ सकता है। ये क्वेश्चन कथन आधारित कैसे हो सकता है? विच इज रेफरेंस टू सांची स्तूप कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। इज इज सिचुएटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश एंड इज डेजिग्नेटेड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। क्या कह रहा है कि ये मध्य प्रदेश के जिले रायसेन में स्थित है और ये यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है। बिल्कुल सही बात है। सांची स्तूप का कलात्मक चित्र भारतीय मुद्रा के 500 नोट के पीछे मौजूद है। नहीं, हमने आपको क्या बताया? 200 रुपये के मौजूद है कि नहीं? देखिए ऐसे ही बन रहे हैं करंट अफेयर आजकल के क्वेश्चन में। ठीक है, तो क्या है कि 500 रुपये ये गलत हो गया। एक करेक्ट कौन सा पूछ रहा है? 2 गलत, एक सही। क्वेश्चन नंबर 1 सही। ठीक है, अच्छा एसेंसरिज्म कैसे आ सकता है क्वेश्चन? सांची स्तूप होल्ड्स एन मॉन्यूमेंटल प्लेस इन इंडिया कल्चर डिप्लोमेसी एक्टिंग एज हिस्टोरिकल ब्रिज बिटवीन ईस्ट इंडियन नेशन मंगोलिया। ठीक है, क्या कह रहा है कि भारत में क्या है, भारत ने जो है अभी अभी क्या है मंगोलिया पे क्या भेजा है? मंगोलिया पे बुद्ध के शिष्यों के रिलिक्स भेजे हैं जो कल्चरल डिप्लोमेसी को शो कर रहा है। बिल्कुल, मतलब हमारी जो सांस्कृतिक कूटनीति है इसको ये शो करता है कि नहीं शो करता? देखिए सांची स्तूप भारत में सांस्कृतिक कूटनीति महत्वपूर्ण स्थान रखता है जो मंगोलिया के पूर्वी एशियाई देशों से ऐतिहासिक सेतु का कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है कि एम्परर अशोक बिल्ड द कल्चरल फाउंडेशन ऑफ सांची 3rd सेंचुरी BC टू इंस्टाइल एंड स्प्रेड बुद्धिज्म। कह रहा है कि सम्राट अशोक जी ने बौद्ध धर्म को संस्थागत बनाने के लिए और फैलाने के लिए 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्राचीन सांची स्तूप की स्थापत्य नींव रखी थी। देखिए दोनों चीज़ें सही हैं। और सम्राट अशोक ने इसकी स्थापत्य नींव रखी थी 3rd सेंचुरी BC में। ठीक है, और भारत इसको कल्चर डिप्लोमेसी तरह भी भेज रहा है, लेकिन इसलिए थोड़ी भेज रहा है कि अशोक ने इसकी फाउंडेशन रखी थी, इसलिए तो नहीं भेज रहा। तो सही दोनों है, लेकिन एक्सप्लेनेशन इसका नहीं है ये।
मतलब तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर आपका बी क्या है, करेक्ट हो गया। ऐसे देखिए आप असरसन जब क्वेश्चन समझेंगे ना तो बिल्कुल ही आपके सिंपल पड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए मैं आपको तीनों फॉर्मूले क्वेश्चन करा रहा हूँ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल कोड इन असम, समान नागरिक संहिता विधेयक। अभी भी क्या हुआ है कि भारत के जो एक नॉर्थ ईस्ट स्टेट है जिसका नाम है असम, ठीक है, इस असम ने क्या किया है कि एक जो है यूसीसी कोड बिल भी, एक यूसीसी कोड बिल पास किया है। ठीक है, इसके पहले क्या है, आपने सुना होगा कि उत्तराखंड ने पास किया था, उत्तराखंड ने ये बिल पास किया था। फिर दूसरा क्या कहते हैं, गुजरात ने पास किया था। अब क्या हो गया है कि असम जो है तीसरा ऐसा राज्य बन गया है, असम क्या बन गया है, थर्ड स्टेट बन गया है जिसने यूसीसी बिल पास कर लिया। असम है ऑफिशियली मूव टू बिकम थर्ड स्टेट इन मॉडर्न इंडिया टू इनैक्ट द स्टैट्यूटरी इन्फॉर्म सिविल बिल। असम आधुनिक भारत के समान नागरिक विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य बनने की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसके पहले उत्तराखंड और गुजरात इस दिशा में मार्ग अपनाया है, देखिए आपको बताया ही मैंने। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस देखा जाए, संवैधानिक था, तो भारत के अनुच्छेद क्या कहते हैं, सॉरी, आर्टिकल क्या अनुच्छेद 44 में है, भाग 4 डीपीएसपी डेट इज प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है। ठीक है, इसमें ये है। अच्छा, तो इसीलिए क्या है कि यह जो भी राज्य चाहे, ये डिपेंड ऑन द विल ऑफ द स्टेट, मतलब राज्यों की ये विल पर निर्भर है, इच्छा पर निर्भर है कि वो इसको लागू करते हैं कि नहीं लागू करते। इसलिए ये पहले से ही क्या, मतलब ये क्या है, पहले उत्तराखंड ने किया, फिर गुजरात ने किया, फिर इसको असम ने किया। इसके पहले आप आज़ादी के पहले जो है गोवा में ये लागू है, जब गोवा में पोर्टुगीज शासन था, पुर्तगालियों का शासन था, पोर्टुगीज का, तो ये पहले से ही क्या था, ये वहाँ पे लागू हुआ था। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द कोर ऑब्जेक्टिव इज टू यूसीसी टू डाइवर्ट पर्सनल लॉ गवर्निंग डोमेन, मैरिज, डाइवोर्स, इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन एंड सेकुलर स्टैच्यूटरी कोड। यूसीसी का प्राथमिक उद्देश्य विवाह, तलाक, विरासत और उत्तराधिकार जैसे व्यक्तिगत क्षेत्रों को नियंत्रित करने, विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों को धर्मनिरपेक्ष कानून बनाने, धर्मनिरपेक्ष कानून में एकीकृत करना है। मतलब इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी व्यक्तिगत लॉ है, पर्सनल लॉ है, इनको जो है रिलीजियस स्ट्रक्चर ना दे के, इनको रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं देना है, इनको क्या देना है, एक सेकुलर स्ट्रक्चर देना है। इनको क्या देना है, एक सेकुलर स्ट्रक्चर देना है, ताकि ये धर्मनिरपेक्ष रहे। ठीक है ना। अब असम में लागू होने से क्या हो गया, असम में लागू होने से ट्रिपल तलाक बैन हो गया पूरी तरह। ठीक, एक विवाह लागू हो गया है, विवाह की न्यूनतम आयु क्या हो गई है, अब यहाँ पे जैसे मेल के लिए 21 वर्ष हो गई और फीमेल के लिए क्या हो गई, 18 वर्ष आयु हो गई। ठीक है, फीमेल के लिए क्या हो गई, 18 वर्ष, पुरुष के लिए, ये सब क्या हो गया, लागू हो गया है। और विवाह का पंजीकरण क्या कर अनिवार्य हो गया, मतलब जो भी व्यक्ति विवाह करेगा उसको अब पंजीकरण करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। ठीक, इसे क्वेश्चन करते हैं, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कंटेन डीपीएसपी मैंडेटिंग द स्टेट टू सिक्योर यूसीसी फॉर इट्स सिटीजन। भारत संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य को अपने नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता संहिता सुरक्षित करने के लिए वाला नीति निर्देशक तत्व शामिल है, अनुच्छेद 44। ठीक, ये वन लाइनर में आ गया। ठीक, स्टेटमेंट कैसे पूछ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द यूसीसी इन इंडियन स्टेट। भारत राज्यों में समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन में के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। असम इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिपेंडेंट टू पास एंड इम्प्लीमेंट स्टैट्यूटरी यूसीसी बिल। गलत जवाब, असम क्या है, थर्ड स्टेट है। कैसा है, थर्ड स्टेट है ना। स्वतंत्र भारत में असम पहला राज्य। गलत जवाब। द न्यूली इंस्टीट्यूट असम यूसीसी फ्रेमवर्क मेड इट कंपल्सरी टू मैरिज रजिस्ट्रेशन एंड स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट मोनोगैमी। मोनोगैमी क्या होती है, एकल विवाह। मोनोगेमी क्या होती है, एकल विवाह। एक पति, मतलब एक आदमी की एक ही पत्नी हो तो मोनोगेमी कहलाती है वो। ठीक है, एक आदमी की कई पत्नी तो क्या कहलाती है, पॉलीगेमी कहलाती है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन पहला क्या है, गलत है। तो ऑप्शन करेक्ट कौन सा है, दूसरा सही हो गया। ठीक है, विवाह पंजीकरण अनिवार्य हो गया है, कड़ाई से लागू करने का प्रावधान है। ठीक है, दूसरा सही, पहला गलत। स्टेटमेंट कैसे पूछ सकता है, इनएक्टिव के यूसीसी रिमेन्स अ कंटिन्यूअस पॉइंट ऑफ डिबेट अंडर डी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एट इंटरसेक्ट विद द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देश तत्वों के समान न्याय संहिता बनाने का बहस का विषय बना है, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता के कानूनों को छूता है। बिल्कुल सही बात है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन इसके अंदर आ जाता है। आर्टिकल 41 लीगली इन्फोर्स बाय कोर्ट ऑफ लॉ अलाउइंग टू सिटीजन टू डिमांड इमीडिएट नेशन वाइड इम्प्लीमेंट थ्रू रिट्स। ना 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 ना, आपको पता है कि डीपीएसपी है, और डीपीएसपी में कोर्ट जो है रिट इशू नहीं कर सकता, रिट्यूस तो कर नहीं सकता है। इसी वजह से क्या है कि ये क्या हो गया, गलत हो गया। और पहला क्या हो गया, सही हो गया। क्या है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं, मतलब हमारे जो मौलिक अधिकार होते हैं, इनके लिए क्या कर सकता है न्यायालय, जो है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या कर सकता है, रिट इशू कर सकता है। लेकिन डीपीएसपी को कोर्ट द्वारा इन्फोर्सेबल यानी कानूनी रूप से इनको जो है योग्य नहीं बनाया जा सकता, अर्थात कि इनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। तो इसलिए पूर्णतः गलत हो गया। तो मतलब ए ट्रू आर फॉल्स। ठीक है, कितनी अच्छे से आप सोचिए क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है ना।
शोक संदेश, रणधीर सिंह पासेस अवे। अभी अभी हाल ही में वेटरन स्पोर्ट एडमिनिस्ट्रेटर एंड द इलाइट मार्क्समैन रणधीर सिंह पासेस अवे रिसेंटली एट द 79 एज। आपने रणधीर सिंह जी का नाम सुना होगा, ठीक है, नाम क्यों कहाँ सुना होगा, ये क्या है कि रणधीर सिंह जो है ओलंपिक काउंसिल के चेयरमैन रह चुके हैं। ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के क्या रह चुके हैं, प्रेसिडेंट रह चुके हैं। और अभी अभी हाल ही में क्या हो गया है, इनका निधन हो गया है। ठीक है, ये क्या थे, ये एक शूटिंग प्लेयर थे। ये क्या थे, शूटिंग प्लेयर थे। और ये इनके पिताजी का नाम भी आपने सुना होगा, ये जो है राजा भालेंद्र सिंह। राजा भालेंद्र सिंह के क्या हैं, ये संतान थे, मतलब इनके पुत्र थे। ठीक है ना, जो ये फाउंडेशनल फिगर इन द इंडियन ओलंपिक गवर्नेंस, जो भारतीय ओलंपिक में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे। अच्छा, अगर रणधीर सिंह की उपलब्धि को देखा जाए तो एन एज एन एथलाइट एथलीट रणधीर सिंह पार्टिसिपेटेड इन 5 कंसेक्यूटिव ओलंपिक फ्रॉम 1968 टू 1984। मतलब क्या कह रहे हैं कि 1968 से 1984 तक इन्होंने क्या किया है, कंसेक्यूटिव ओलंपिक गेम में क्या किया है, इन्होंने पार्टिसिपेट किया है। मीन्स 1968 से 1984 तक जितने भी ओलंपिक गेम हुए हैं, इन्होंने क्या किया, पार्टिसिपेट किया है। और इन्होंने ट्रैप शूटिंग में क्या जीता है, एशियाई ट्रैप शूटिंग में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, मतलब गोल्ड जीता है। और ये भारत के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या कहते हैं, एशियाई में क्या जीता है, ट्रैप शूटिंग में स्वर्ण पदक जीता है। तो अभी अभी हाल ही में जो क्या कहते हैं, राजा रणधीर सिंह जी, इनको राजा भी कहते हैं, राजा रणधीर सिंह का पूरा नाम है, इनका निधन हो गया है 79 साल की एज में। ये एशियन ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया के क्या थे, ये प्रेसिडेंट रह चुके हैं। ठीक है ना, ये बहुत ही महान खिलाड़ी हैं जिन्होंने ट्रैप शूटिंग एशिया में पहला स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था। और 1968 से 1984 तक कंटिन्यूस ओलंपिक में इन्होंने क्या किया था, पार्टिसिपेट किया था। ठीक, चलिए final question, who among the following administrator recently passed away at 69 became the first Indian to become the head of the Olympic Council of Asia? राजा रणधीर सिंह। भालेंद्र सिंह जी इनके क्या थे, इनके पिता थे। ठीक है ना, चलिए स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पोर्ट कैरियर ऑफ लेट रणधीर सिंह जी। ही रिप्रेजेंट द इंडिया अक्रॉस द कंसेक्यूटिव ओलंपिक फ्रॉम 1968 टू 84। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है कि उन्होंने 1968 से 84 के बीच लगातार 5 ओलंपिक खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या कह रहा है, ही वॉन इंडिया फर्स्ट हिस्टोरिकल इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ट्रैप शूटिंग इन बैंकॉक एशिया गेम। बिल्कुल सही बात है। क्या क्या कह रहा है कि उन्होंने बैंकॉक एशिया में क्या किया था, ट्रैप शूटिंग में भारत का पहला ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता था। बिल्कुल सही बात है। तो क्या हुआ, एक और दोनों सही हो गए। अच्छा देखिए, अब जैसे आपने क्वेश्चन किया तो आपको पता चल गया कि ट्रैप शूटिंग में बैंकॉक में कहाँ पर, थाईलैंड में हुआ था, है ना। तो यहीं पर इन्होंने जीता था। अब देखिए, क्वेश्चंस करने से भी आपको कई चीज़ें पता चलेंगी। ठीक है ना, चलिए एसेंशियल रीजन क्वेश्चन इसका। रणधीर सिंह अपॉइंटेड एज द फर्स्ट इंडियन हेड ऑफ द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया मार्क्स एन हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडियन इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंस ग्लोबल स्पोर्ट गवर्नेंस। बिल्कुल सही बात है। पहले हेड थे ओलंपिक काउंसिल एशिया का, हिस्टोरिक माइलस्टोन फॉर इंडिया इंस्टीट्यूशन इन्फ्लुएंसिंग ग्लोबल स्पोर्ट गवर्नेंस। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने कई पदक वगैरह सब जीते थे। ही वॉज द सन ऑफ राजा भाले सिंह विच डायरेक्टली गिविंग ऑटोमेटिक डिप्लोमेटिक एंट्री टू इंडियन स्पोर्टिंग बोर्ड ऑफ इलेक्शन। ठीक है ना, देखिए इस वजह से इनको नहीं मिला था कि इनके पिताजी क्या है थे, राजा थे, या ये राजा भाले सिंह के पुत्र, इसलिए बिल्कुल नहीं मिला था। इनकी काबिलियत थी, इन्होंने गोल्ड जीता था, कंटिन्यूस 5 ओलंपिक में इंडिया को रिप्रेजेंट किया था, इसलिए इन्होंने जीता। इसलिए ए सही है, आर गलत है। ठीक है ना, ये देखिए, राजा रणधीर सिंह को ओलंपिक परिषद के पहले भारतीय प्रमुख के रूप में चुना जाना वैश्विक खेल प्रशासन ने भारत के संस्थागत प्रभाव के लिए मील का पत्थर था। बिल्कुल सही बात है। राजा भारत के लिए बहुत गर्व की बात थी, लेकिन वो भाले सिंह के पुत्र थे, इसलिए ऐसा नहीं हुआ था। ये गलत हो गया। ठीक है ना, ये गलत है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन, वेरवे 101 इनोवेशन। ठीक है, जीन थेरेपी वेरवे 101 इनोवेशन। अभी भी क्या हुआ है कि एक जीन थेरेपी को क्या किया, इनोवेट किया गया है। मेडिकल इनोवेशन वेरवे 101 कटिंग एज इन्वेस्टिगेशन डायरेक्टली डिजाइन जीन एडिटिंग थेरेपी डिजाइन टू क्योर जेनेटिकल कार्डियोवास्कुलर कंडीशन फॉर रीराइटिंग प्रॉब्लम डीएनए एलिमेंट। मतलब क्या कहा गया है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति के अंदर जेनेटिक जीन डिफॉर्मिटी है, तो जो है, मतलब ये कोलेस्ट्रॉल के लिए पहली बात तो किया, किसके लिए किया गया है कि जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल जो होता है हमारे शरीर में नुकसान करता है। तो इस बैड कोलेस्ट्रॉल को रिप्लेस करने के लिए अभी अभी जो क्या किया गया है, एक जीन थेरेपी का क्या किया गया, इनोवेशन किया गया है। उस जीन थेरेपी का नाम है VERVE 101 वेरवे 101 आधुनिक खोजी गई जीन एडिटिंग थेरेपी में समस्या का डीएनए को संशोधित करके अनुवांशिक हृदय रोग को जड़ से करने जाने। मतलब कि किसी को अगर अनुवांशिक रूप से हृदय रोग है तो इसको जो है
इससे चेंज किया जाएगा और सही जीन को क्या करा जाएगा, इंट्रोड्यूस करा जाएगा। ठीक है, क्या करेगा ये उद्देश्य जानलेवा कोलेस्ट्रॉल के स्तर को बढ़ाने वाले हानिकारक अनुवांशिक कोड को निष्क्रिय करता है। मतलब जो भी क्या है थ्रेटिंग लेवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल के जीन को ये क्या पूरी तरह से क्या कर देगा, हटा देगा। अच्छा, क्या होता है, इट इज स्पेसिफिकली टारगेट द परमानेंट रिडक्शन ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल। अच्छा, मतलब लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल क्या है, यही कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। जो हमारे बॉडी में लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन कोलेस्ट्रॉल होता है, ये हमारी बॉडी का बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। तो इसी को ये क्या करेगा, टारगेट करके परमानेंट क्या करेगा, कम करेगा। द प्राइमरी मैकेनिज्म यूटिलाइज क्रिस्पर बेस्ड एडिटिंग टू परमानेंटली टर्न द पीकेएस जीन इन द लीवर ड्यूरिंग द हाई हेल्दी कोलेस्ट्रॉल डाउन। देखिए ये क्रिस्पर आपको अभी कुछ दिन पहले आप लोग पढ़ाए थे, 2 दिन पहले क्रिस्पर पढ़ा था ना, कि जो जीन चेंजिंग की टेक्नोलॉजी होती है उसको हम क्या कहते हैं, क्रिस्पर बेस। क्रिस्पर बेस क्या है, काम करेगा, बायोफ्लोर ट्रिगर क्या है इसका, क्रिस्पर बेस काम करेगा। और ये जो PCSK9 जीन है लीवर, उसको जाके क्या करेगा, उसको ये ड्राइव करेगा और जाके हमको क्या कहते हैं, हमारे बॉडी में इसको चेंज करेगा। और जब जेनेटिक डिफॉर्मिटी होती है लो कोलेस्ट्रॉल से, उसको क्या करेगा, खत्म करेगा। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। देखिए एक लीनियर प्रश्न, द रिवॉल्यूशनरी मेडिकल टर्म वर्बेज इन फ्रिक्वेंटली अपीयरिंग इन द इंटरनेशनल साइंटिफिक जर्नल एसोसिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग। अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक पत्रिकाओं में अक्सर दिखने वाले क्रांतिकारी जीन वर्बे 101 किससे संबंधित है, सुंदर अंतरिक्ष बाह्य ग्रह, डीप एक्सप्लोरेट, कोलेस्ट्रॉल की उन्नत क्रिस्पर आधारित एडिटिंग जीन थेरेपी। बिल्कुल जीन थेरेपी है क्रिस्पर बेस्ड। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, विद रेस्पेक्ट टू ह्यूमन हेल्थ एंड मॉलिक्यूलर मेडिसिन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। लिपो LDL लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन साइंटिफिक कैटेगराइज एज गुड कोलेस्ट्रॉल। गलत जवाब। अभी हमने पढ़ा ये क्या होता है, ये बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ये क्या होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। वर्बे फंक्शन बाय परमानेंटली साइलेंसिंग टर्निंग ऑफ द पीके जीन इन द लीवर। बिल्कुल सही बात है, पीके को क्या कर देगा, परमानेंटली साइलेंस कर देगा। ठीक है ना। अच्छा, अब हिंदी में देखिए, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन का वैज्ञानिक रूप से गुड कोलेस्ट्रॉल के रूप में वर्गीकृत किया गया। नहीं, इसको क्या बैड कोलेस्ट्रॉल ग्रुप में वर्गीकृत, किसके रूप में वर्गीकृत किया गया, बैड कोलेस्ट्रॉल ग्रुप में। वर्बे 101 यकृत में PCKS जीन को स्थायी रूप से साइलेंट का निष्क्रिय कर देता है। क्या होता है, ये साइंटिफिक रूप से निष्क्रिय कर देता है। तो क्या हो गया, इसमें केवल 2 सही हो गया। कथन कारक वाले क्वेश्चन, बेसिक एडिटिंग थेरेपीज लाइक वर्बेमा रिप्रेजेंट ए मेजर पैराडिमिक शिफ्ट ओवर ट्रेडिशनल लाइफ लॉन्ग स्टेलिन पिल्स फॉर हेरिडिटी हाइपरक्लोरोटेलोलेमिया। गलत जवाब। किसके लिए, जीन थेरेपी है, तुरंत गलत हो गया। वर्बे एक जैसी बेसिक एडिटिंग वंशानुगत हाइपरक्लोरोस्ट्रोलेमिया के लिए पारंपरिक जीवन शैली या स्टेटिन दवाओं की तुलना में बड़ा आदर्श बदलाव पेश कर। गलत जवाब, तो है ही नहीं। सिंगल सेशन ऑफ द बेस एडिटिंग कैन इंट्रोड्यूस परमानेंट थ्योरेटिकल चेंज इन द हैप्टिक DNA एंड द नीड फॉर डेली पिल्स। ठीक है, तो ये थोड़ा क्वेश्चन गलत हो गया, इस क्वेश्चन थोड़ा इग्नोर करिएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया। ठीक है ना, इसको इग्नोर करिएगा। ठीक है, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट BESS खड़वा गुजरात। अभी अभी क्या हुआ है कि अडानी ग्रुप ने, अडानी ग्रुप है, अडानी ग्रुप का जो ग्रीन एनर्जी है, मतलब जो हरित ऊर्जा पे काम करता है, ग्रीन एनर्जी पे, अभी अभी इसने क्या किया है, बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इस्टेब्लिश किया है। अभी अभी अडानी ग्रुप में जो ग्रीन एनर्जी की सेगमेंट है, इसने क्या किया है कि वर्ल्ड सेकंड बिगेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को क्या किया, इसने इस्टेब्लिश किया। कहाँ पे किया है, खंडवा गुजरात में किया है। पहला कहाँ पर है, पहला विश्व का चाइना में है। पहला विश्व कहाँ पर, चाइना। आप जानते हैं चाइना जो है टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे है भारत से। ठीक है, तो अभी अभी क्या किया है कि भारत में अडानी ग्रुप ने ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट में क्या किया है कि बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को क्या किया, इस्टेब्लिश किया खंडवा गुजरात में। ठीक है, ये क्या है, द रिन्यूएबल मेगा प्रोजेक्ट इंजीनियर्ड बाय कमीशन बाय अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने इसको क्या किया, कमीशन किया है। इसकी कैपेसिटी कितनी है, इसकी कैपेसिटी है 3.37 गीगावाट पर आवर। मतलब इसकी क्षमता कितनी है, 3.37 गीगावाट पर आवर, जो ग्रिड को भारी स्थिरता प्रदान करने में सक्षम है। मतलब ह्यूज पावर ग्रिड स्टेबलाइजेशन है, मतलब बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर क्या है, क्षमता है। ठीक है ना। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट देखें, मतलब वैश्विक संदर्भ में देखा जाए तो ये लगभग 10 लाख घरों को क्या कर सकता है, पावर सप्लाई दे सकता है। सोचिए इतना बड़ा है कि 10 लाख, अगर एक जिला कह दें, अगर हम छोटा सा एक जिला कह दें, तो एक जिलों की पूरी सप्लाई दे सकता है। और इसमें चाइना जो है टॉप है ग्लोबली। मैंने अभी बताया आपको, चाइना विश्व में क्या है, प्रथम स्थान पर है।
क्वेश्चन नंबर 16, एट विच ऑफ द फॉलोइंग लोकेशन इन इंडिया द वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम और कैपेसिटी ऑफ 3.37 गीगावाट बीइंग स्टैब्लिश। क्या कह रहा है कि अभी अभी निम्नलिखित के स्थान पर 3.37 गीगावाट क्षमता दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित की जा रही है। खंडवा गुजरात। देखिए एक लाइन क्वेश्चन। असर्शन रीजन सॉरी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे बन सकता है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम एट खंडवा। इट इज डेवलप्ड बाय नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। गलत जवाब। किसने? अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड बनाया जा रही है इसको। ठीक। दूसरा क्या कह रहा है? ये गलत हो गया ना, स्टेटमेंट गलत हो गया आपका। ठीक। द प्लांट स्टोर कैपेसिटी 3.37 गीगावाट पावर, ये बिल्कुल सही। 10 लाख को सप्लाई दे सकता है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे खड़वा की बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली इस सार्वजनिक क्षेत्र को राष्ट्रीय ताप विद्युत नियम एनटीपीसी कर रही है। गलत जवाब। एनटीपीसी तो कर नहीं रही। इसकी भंडारण क्षमता 3.3 से 10 लाख घरों को सप्लाई है। बिल्कुल सही बात है। ठीक। तो क्या हो गया? कौन सही है? ऑप्शन नंबर 2 सही है आपका। ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, एसर्शन रीजन के क्वेश्चन करते हैं। लार्जेस्ट स्केल बीएसए डेवलपमेंट इन खड़वा गुजरात क्रूशियल फॉर रिजॉल्विंग द इनहेरेंट intermittency problem solar and wind energy field in Gujarat because battery allows excess power generating during the peak sunlight out of preserve and dispatch during the peak demand of Gujarat। ठीक है। बिल्कुल सही बात है। क्या कह रहा है? देखिए हिंदी में समझिए। गुजरात में सौर पवन ऊर्जा क्षेत्रों में अंतर्निहित आंतरिक समस्या को हल करने के लिए खाड़ा में बड़े पैमाने में बीएस तैनाती महत्वपूर्ण है, क्योंकि बैटरी स्टोरेज ऊर्जा के चरम घंटों के दौरान उत्पन्न अतिरिक्त बिजली को संग्रहित करके रात में मांग को विद्युत की अनुमति देता है। दोनों सही हो गया, सॉल्यूशन भी सही हो गया इसका। ठीक है ना। देखिए अभी अभी आप कल आपने एक न्यूज़ सुनी होगी, 28 मई की खबर एक सुनी होगी कि कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री जी थे सिद्धारमैया जी, इन्होंने क्या कर दिया है? त्याग पत्र दे दिया, अपना क्या दिया? इस्तीफा दे दिया है कर्नाटक के। ठीक है। देखिए कांग्रेस की क्या कहते हैं कि जब सरकार बनी थी तो ऐसा कह रहे थे, ऐसा कहा जा रहा था कि 2.5 साल के लिए सीएम तय हुआ था कि 2.5 साल ये रहेंगे, 2.5 साल जो है डीके शिव कुमार जी रहेंगे, लेकिन 2.5 साल इनके पूरे हो गए थे, इनके 3 साल पूरे हो रहे थे लगभग। ठीक है। तो इसी वजह से क्या हुआ कि अब सीएम चेंज करने के पर्पज से इनको क्या कर दिया? इन्होंने रिजाइन कर दिया है। ठीक है। अच्छा, द ऑफिशियल रीजन सबमिटेड टू इनकम्पेंट गवर्नर कर्नाटक थावर चंद गहलोत। देखिए इन्होंने रेजिग्नेशन किसको दिया है भाई? मुख्यमंत्री अपना त्यागपत्र किसको देता है? थावर चंद गहलोत जी को देता है, लेकिन गहलोत जी थे नहीं। ठीक है। गहलोत जी थे नहीं तो इन्होंने सेक्रेटरी को दिया है, सेक्रेटरी। ठीक है। मतलब इनके सचिव को दिया है। इनके सचिव को क्या किया? इन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है और उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया गया है। और अब क्या है कि ऐसा कहा जा रहा है कि अब जो डीके शिव कुमार जी हैं इनको जो ऑफिस सक्सेसर मतलब इनको सीएम बनाया जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विच अमंग द फॉलोइंग टुक ओथ एज सक्सेसर टू सिद्धारमैया फॉलोइंग जनरेशन चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। ठीक है। क्या कह रहा है? कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफा निम्नलिखित में किसके उत्तर में शपथ ली? ठीक है। शपथ अभी नहीं ली है। ठीक है। शपथ तो ली नहीं है, लेकिन ऐसा चांस है कि शपथ लेंगे, मतलब टू बी चांस, ऐसा चांस है कि शपथ लेंगे, क्योंकि ऑफिशियल डिक्लेयर तो हुआ नहीं है, लेकिन चांस है। डीके शिव कुमार जी लगभग 90% की आपने क्या कहते हैं फोटो देखी होगी कि जिसमें डीके शिव कुमार जी जो डिप्टी सीएम थे कर्नाटक के, क्या थे? ये डिप्टी सीएम थे। इन्होंने क्या किया? इनके पैर छुए थे। ठीक है। सिद्धरामैया जी क्या छू रहे थे? पैर छू रहे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं। ठीक है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन with regarding the resignation of state minister consider following statement, the chief minister address submit the official resignation to the speaker of the state assembly। नहीं, स्पीकर को दिया नहीं है। ठीक है। स्पीकर को तो दिया नहीं है इन्होंने रिजनेशन। इन्होंने किसको दिया है? गवर्नर को दिया है। और गवर्नर ने किसको दिया है? उनके सचिव को दिया है, सेक्रेटरी को दिया है। ठीक है ना। अच्छा, चीफ में रिजाइन टू इंटायर काउंसिल मिनिस्टर स्टैंड ऑटोमेटिकली डिजॉल्व। कह रहा है कि अगर मुख्यमंत्री रिजाइन करता है तो उसकी समूची परिषद डिजॉल्व हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। एक पॉलिटी में एक टर्म होगा, आप लोग पढ़े होंगे, दे वर्क एंड दे सिंक टुगेदर। मतलब जब मुख्यमंत्री का इस्तीफा होता है तो पूरी मंत्री में स्वतः ही भंग हो जाती है। बिल्कुल सही बात है। और इन्होंने स्पीकर को दिया, इन्होंने किसको दिया? गवर्नर को दिया है। तो स्टेटमेंट कौन सही हो गया? केवल दूसरा सही। ठीक है। केवल कौन सही? केवल दूसरा सही। ठीक है। चलिए अब एसएसएन क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गवर्नर ऑफ कर्नाटका थावर चंद गहलोत एक्सरसाइज अबाउट द पर्सनल डिस्क्रिप्शन अपॉइंटेड डीके शिव कुमार न्यू सीएम विदाउट एनी पार्टी कंसल्टेशन। आर्टिकल 164 state that chief shall be appointed by the governor of the other minister shall be appointed on the advice of the chief minister। ठीक है। देखिए ये तो गलत है। थावर चंद गहलोत ने बिना किसी पार्टी परामर्श के डीके शिव मंत्री का व्यक्तिगत रूप से प्रयोग किया है। मतलब कह रहे हैं व्यक्तिगत विवेक द्वारा जो है डीके कुमार शिव कुमार जी को अपॉइंट किया गया है। देखिए अभी ऑफिशियल तो अपॉइंट किया नहीं गया है, आधिकारिक तौर पर डीके शिव कुमार जी को अपॉइंट तो नहीं किया गया ना। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया आपका। जब ये गलत हो गया तो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन आसान ही बहुत होते हैं एक तरह से। अगर सपोज मान लीजिए क्वेश्चन में पहला गलत है
तो दूसरा तो ऑटोमेटिक सही होगा ही। अब देखिए अनुच्छेद 64 कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री सलाह पर की जाएगी। ठीक, तो ये सही हो गया, मतलब ए सही आर गलत, ए गलत आर सही, मतलब कोई ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, सही हो गया। क्यू सेफ कमिटी, अभी अभी क्या हुआ है कि आरबीआई, भारत का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक क्यू सेफ कमिटी बनाई है, ठीक है। मतलब आरबीआई ने उच्च स्तरीय कमिटी बनाई, इस कमिटी का नाम क्या है, क्यू सेफ कमिटी, ठीक है। अच्छा क्यों बनाई है, पहले तो उसका फुल फॉर्म देखते हैं, क्वांटम सेफ सिक्योर एडाप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम, इसका फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म आप याद रख लीजिएगा, क्वांटम सेफ इकोसिस्टम सिक्योर एडाप्टिव फाइनेंशियल इकोसिस्टम, मतलब ये क्वांटम बेस रहेगी, मतलब ये जो भी कमिटी रहेगी ये किस पे विचार करेगी, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे विचार करेगी, ठीक है। The primary operational aims to actively integrate the cutting edge quantum technology into banking sector defense grid against cyber threat। मतलब क्या कह रहा है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके बैंकिंग सिस्टम में जो खतरे हैं, जो साइबर थ्रेट्स हैं, उनको रिमूव करना और बैंकिंग सिस्टम को और सशक्त बनाना। कंपोजिशन, द एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंप्राइज हाईली स्पेशलाइज्ड 8 मेंबर एक्सपर्ट कमेटी, बिल्कुल सही बात है। देखिए इतने अच्छे करंट अफेयर्स हैं आपको कि आपको मतलब कि इससे ज़्यादा स्टेटमेंट ही नहीं पूछ सकता कहीं आपको, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क कंप्राइज 8 मेंबर, कितनी समिति गठन किया है, देश के शीर्ष तकनीकी विशेषज्ञ द्वारा कुल 8 सदस्यों को नियुक्त किया गया है। अगर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जाने तो आरबीआई स्टैब्लिश कब हुआ, 1 अप्रैल 1935 को, आरबीआई एक्ट 1934 द्वारा यंग हिल्टन कमीशन, आप जानते होंगे यंग हिल्टन कमीशन, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई में है। और जब ये बैंक बनी थी 1 अप्रैल 1935 को, तब इसका मुख्यालय कहाँ पर था, तब इसका मुख्यालय कोलकाता में था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22, ठीक, टोटल मेंबरशिप और न्यूली क्यूसेफ कमेटी कितने हैं, 8 मेंबर। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गठित क्यूसेफ समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है, 8 सदस्य। देखिए 1 लाइनर्स, वेरी सिंपल। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रहा है, कंसीडर द स्टेटमेंट रिगार्डिंग द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आरबीआई established 1935 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ हिल्टन यंग कमीशन। देखिए मैंने आपको जस्ट ऊपर बताया ना कि यंग हिल्टन कमीशन द्वारा इसको रिकमेंड किया गया था। द सेंट्रल हेडक्वार्टर आरबीआई है लोकेटेड मुंबई, कंट्री सिंस इंसेप्शन इन 1935। देखिए कितनी अच्छी बात, देखिए मैंने आपको अभी अभी बताया था कि देखिए पढ़िए, यंग हिल्टन सेवा आधार पर की गई थी और आरबीआई का केंद्रीय मुख्यालय 1935 से स्थापना से लगातार मुंबई में स्थित है। देखिए मुंबई में स्थित है ये सबको पता है, लेकिन लगातार बोल रहे हैं कि मैंने अभी 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 आपको बताया कि शुरुआत में इसका हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता में था, और बाद में इसका हेडक्वार्टर क्या हुआ, शिफ्ट हुआ। तो ए सही आर गलत। देखिए देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चंस बने हैं इतने बढ़िया क्वेश्चंस बने हैं कि मतलब डीप में जाके भी अगर क्वेश्चन पूछेगा तो क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, कथन कौन सही हो गया, केवल एक सही, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 24, द आरबीआई इनिशिएशन ऑफ द क्यूसेफ कमिटी जो वाइटर प्रिम्पटिव स्ट्रेटजी अगेंस्ट द फ्यूचर थ्रेट ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग बैंकिंग कमर्शियल इंटरप्शन, बिल्कुल सही बात है। मतलब क्या कह रहा है, आरबीआई द्वारा क्यूसेफ समिति की शुरुआत पारंपरिक एन्क्रिप्शन को डिकोड करने वाले क्वांटम कंप्यूटिंग भविष्य खतरों के खिलाफ एक सुरक्षा रणनीति थी, बिल्कुल सही बात है। क्वांटम कंप्यूटर प्रोसेस इमेंस प्रोसेसिंग कैपेसिटी कैपेबल ऑफ ट्रैकिंग स्टैंडर्ड आरएसए क्रिप्टोग्राफिक की इंस्टेंटली, ठीक है। क्या कह रहा है कि जो ये होता है आपका क्या कहते हैं, क्वांटम कंप्यूटर में अत्यधिक प्रसंस्करण क्षमता होती है जो आधुनिक बैंकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले मानक आरएसए क्रिप्टोग्राफिक कुंजी को तोड़ सकती है, बिल्कुल। मतलब क्या होता है कि ये जो आपका क्वांटम टेक्नोलॉजी होती है इसको क्रिप्टोग्राफिक कीज को क्या होता है ब्रेक करने की इसके अंदर क्या होती है, कैपेबिलिटी होती है, ठीक है। इसी वजह से क्या किया गया है, आरबीआई ने इसको अडॉप्ट किया, तो इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया, इसका रीजन भी हो गया, ये क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सही, ठीक है। स्पोर्ट्स, सुमित अंतल वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है। सुमित अंतल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। अभी अभी क्या हुआ कि लाइट इंडियन पैरा एथलीट सुमित अंतल क्लीन द हिस्टोरिक गोल्ड मेडल इन बोथ टोक्यो एंड पैरा। मतलब अभी भी क्या हुआ है कि ये जो इलाइट इंडिया के पैरा एथलीट है सुमित अंतल जी, जो टोक्यो और क्या कहते हैं टोक्यो में और पेरिस के पैरालंपिक में गोल्ड मेडल जीत चुके हैं, किस खेल में, भाला फेंक, जिसको आप लोग क्या कहते हैं जेवलिन थ्रो में, ठीक है। तो जेवलिन थ्रो में ये क्या कहते हैं भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं टोक्यो पेरिस पैरालंपिक में। और अभी अभी क्या है कि किस कैटेगरी में, F4 कैटेगरी, ये बिल्कुल याद रखिएगा, F4 कैटेगरी में ये भारत को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, कहाँ पर, टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में, जिसमें इन्होंने भाला फेंक प्रतियोगिता में क्या जीता है, स्वर्ण पदक जीता है। मतलब उत्कृष्ट पैरालंपिक सुमित कुमार ने टोक्यो पेरिस पैरालंपिक में क्या स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। F4 श्रेणी में, जेवलिन थ्रो की F4 श्रेणी में। और अभी अभी जो क्या कहते हैं भारत में 8th पैरालंपिक चल रही है, चैंपियनशिप बेंगलुरु में चल रही, इसमें इन्होंने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिया है। क्या परफॉर्मेंस दिया है, 8वीं पैरालंपिक चैंपियनशिप में इन्होंने खुद के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है,
खुद के रिकॉर्ड ही रजिस्टर्ड है एस्टोनिश जैवलिन थ्रो ऑफ 74.82 में। देखिए आंकड़ा याद रखिएगा, ठीक है ना। इन्होंने 74.82 मीटर भाला फेंक के एक नया रिकॉर्ड दर्ज किया है, ठीक है। और इन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया, इनके पास ही रिकॉर्ड था इसके पहले सबसे दूर फेंकने का, उन्होंने खुद का रिकॉर्ड तोड़ के 74.82 जैवलिन जो है थ्रो किया है, ठीक है। लीनियर क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, पैरा एथलीट सुनील अंतल who recently setting a stunning world record of 74.82 मीटर इन जेवलिन to achieve the feat in which city। कहाँ पर मतलब सुमित अंतल जी जिन्होंने हाल ही में भाला फेंक में 74.82 मीटर का नया रिकॉर्ड सेट किया है, प्रति किस शहर किए, बेंगलुरु। स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है, स्टेटमेंट रिगार्डिंग चैंपियन सुमित अंतल ही रिसीव द प्रेस्टिजियस डिस्टिंक्शन एज सिक्योरिंग कंसिडरिंग गोल्ड मेडल टोक्यो पेरिस, बिल्कुल सही बात है। ही कंप्लीट द F4 कैटेगरी ऑफ ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, ना 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 ना। अब बताइए दूसरा सही हो सकता है कि नहीं हो सकता, ठीक है। क्या कह रहा है कि इन्होंने जो भी मेडल जीते हैं ये F4 कैटेगरी में जीते थे, दोनों सही है, ठीक है। F4 कैटेगरी में जीते हैं इन्होंने मेडल। एसएसए रीजन क्या कह रहा है, क्लासिफिकेशन सिस्टम पैरालंपिक स्पोर्ट कैटेगरी एथलीट बेस्ड ऑन द फंक्शनल लिमिटेशन रेदर देन द मेडिकल डायग्नोज अलोन। देखिए कह रहा है कि पैरालंपिक खेलों में वर्गीकरण प्रणाली एथलीटों केवल चिकित्सा निदान के बजाय कार्यात्मक सीमा के आधार पर वर्गीकृत करती है, मतलब उनकी कार्यात्मक सीमा क्या है, ठीक है ना। जो खेलों का वर्गीकरण होता है तो उनकी कार्यात्मक सीमा, किस खेल में वो पारंगत हैं या उनकी क्या सीमाएं हैं, ठीक है। अच्छा, ये समूह के सुनिश्चित करने में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करता है कि दिव्यांगता एथलीटों के बीच प्रतिस्पर्धा परिणामों को प्रभावित ना करे। मतलब कि जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जिसको किसी तरह डिफॉर्मिटी है, दिव्यांगता है, किसी व्यक्ति को दूसरी तरह की दिव्यांगता, उन डिफॉर्मिटी का इस पर इफेक्ट ना आए, इस पर ये काम करता है और इसी हिसाब से खेलों में इसको क्या किया जाता है, वर्गीकरण किया जाता है। तो दोनों सही हो गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, सार्थक पीडीएस स्कीम ओवरऑल। अभी भी क्या किया गया है कि यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है 25,530 करोड़ रुपए की एक सार्थक पीडीएस स्कीम क्या की है, शुरू की है। अभी अभी यूनियन कैबिनेट ने रुपए 25,530 करोड़ रुपए की सार्थक पीडीएस स्कीम को क्या दी है, मंजूरी दी है। सार्थक पीडीएस स्कीम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। क्यों मंजूरी दी है, तो पहले उसका फुल फॉर्म देख लेते हैं, ठीक है ना। स्ट्रक्चरल ओवरहॉल ऑफ द ट्रेडिशनल पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इन इंडिया, ठीक है। मतलब किस लिए किया गया है कि जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इस पर सुधार लाने के लिए, इस पर क्या करने के लिए, सुधार लाने के लिए। और इसको सुधार, देखिए क्या सुधार लाएंगे, देखिए होता क्या है कि जो भी राशन की दुकान होती है आप लोग जानते हो कि उनमें लीकेजेस होते हैं, ठीक है, ठीक है। भंडारण की बर्बादी होती है, ठीक है। प्लस इसमें ऑटोमेशन में भी दिक्कत आ गई, ऑटोमेशन कहीं के कम है। तो इसको पूरी तरह से समाप्त करने के लक्ष्य से भारत सरकार ने क्या की है, एक स्कीम चालू की है। कौन सी स्कीम चालू की है, सार्थक पीडीएस। इसके तहत क्या है कि जो भी इसमें लीकेज होते हैं, जो भी भंडारण में नुकसान होता है, उनको सरकार क्या करेगी, पूरी तरह से खत्म करेगी। अच्छा, इसकी प्रोजेक्ट की टाइमलाइन कितनी है, ये 5 साल के लिए क्या किया गया है, लागू किया। 5 साल में सरकार क्या करेगी, जो भी आधुनिकीकरण ढांचा है इसको क्या करेगी, सुधार करेगी। ढांचा सुधार करके इस सिस्टम को और इफेक्टिव बनाएगी, ठीक है। क्वेश्चन करते हैं, टोटल फाइनेंशियल आउटले अप्रूव बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर रोल आउट पीडीएस मॉडर्नाइजेशन सार्थक पीडीएस कितने से किया है, 25,530 करोड़। देखिए 1 लाइन क्वेश्चन हो गया, ठीक। 5 साल के कार्यकाल में पीडीएस आधुनिकीकरण योजना में सार्थक पीडीएस को लागू करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कुल वित्तीय परिव्यय कितना है, 25,530 करोड़ रुपए, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड रिगार्डिंग न्यू लॉन्च सार्थक पीडीएस स्कीम कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द सेंट्रल ऑपरेशनल टाइमलाइन अप्रूव दिस फ्रेमवर्क स्पैन से ड्यूरेशन ऑफ 3 ईयर। गलत जवाब, कितने इसकी है, 5 साल के लिए किया है कि नहीं, 5 ईयर्स के लिए, तो गलत हो गया पहला। द स्कीम प्रोवाइड स्पेसिफिक सेंट्रल असिस्टेंस फॉर राशन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट एंड इन्फो ऑटोमेशन टू प्लग लीकेज, बिल्कुल सही बात है। ये क्या करेगा, जो लीकेजेस होते हैं उनके लिए क्या करेगा, काम करेगा, ठीक है ना। ये योजना राशन परिवहन लागत के लिए विशिष्ट केंद्रीय सहायता प्रदान करती है और रिसाव रोकने के लिए स्वचालन लागू करती है, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट करते हैं, तो क्या हो गया इसमें, क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर क्या 2 सही हो गया ना, केवल 2 सही है, ठीक है ना। ठीक है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। द असर्शन रीजन द कंप्रेहेंसिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सार्थक पीडीएस इज क्रूशियल टू अचीविंग द सिक्योरिटी गोल अलाइंग विद द यूएन एसडीजी हंगर जीरो। देखिए आप पढ़ेंगे एसडीजी, ठीक है ना, एसडीजी लक्ष्य है ना हमारे, एसडीजी 2 किस पे बात करता है, ये जीरो हंगर पे बात करता है। तो इसका इम्प्लीमेंटेशन सरकार क्यों कर रही है, ताकि सरकार जीरो हंगर में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है ना, एसडीजी गोल, ठीक है। इसके लिए सरकार क्या कर रही है, क्योंकि इनहेंसिंग टेक्नोलॉजी थ्रू ऑटोमेशन मिनिमाइजिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेस्ट डायरेक्टली इंश्योर द एसेंशियल ग्रेन रीच टारगेटेड एनेबल प्रोडक्शन एफिशिएंटली। मतलब स्वचालन के माध्यम से प्रौद्योगिकी को बढ़ाने और वितरण बर्बादी को सीधे तौर पर
सुनिश्चित करता है, मतलब सीधे तौर पे कम करने को सुनिश्चित करता है। मतलब क्या कह रहा है कि अगर हमें जीरो हंगर अचीव करना है तो इसके लिए हमें यहाँ पे लीकेजेस को रोकना पड़ेगा। इसलिए क्या है, दोनों सही है, आपका ये सही भी, इसका सही व्याख्या भी है। तो इस तरह देखिए आज हमने क्या किया, हमने जो है लगभग 10 करंट अफेयर्स पढ़े, 30 एमसीक्यू पढ़े, ठीक है, और एमसीक्यू भी डिटेल्स में पढ़े, करंट भी डिटेल्स में पढ़े, मतलब सभी एग्जामों की डिटेल्स में आप पढ़ सकते हैं। 3 टाइप्स के हमने पढ़े, जो भी 3 टाइप के एमसीक्यू वो भी हमने पढ़े, ठीक है। तो आप इस तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए, करंट अफेयर्स पर डे आपको मिलेगी विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, आपको करंट अफेयर्स पर डे मिलेगी। आप देखते रहिए, उसको नोट डाउन करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और जो भी कमेंट हो हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।